अपरिमेय संख्या को प्रूव करने के लिए पहली बात तो यह है कि अपने पास हम लोग को पता है कि हम लोगों ने कैसी संख्याएं पढ़ी है अभी तक। वास्तविक। ठीक है ना। हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ रखी है, अभी तक हमने काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ा है ना। नहीं पढ़ा है। काल्पनिक संख्या को भी देखेंगे, आएगा अगला चैप्टर में आ जाएगा, इसी मैथ गणित में ही अगला चैप्टर में काल्पनिक संख्या भी आता है। तो अभी हम लोगों ने काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ा है, वास्तविक संख्या पढ़ा है। और वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। और परिमेय का मतलब वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय का मतलब वो होता है जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। ये होता है। चलो ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया कि पी बाई क्यू के रूप में रहेगा, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग को पता है कि रूट दो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन कोई बोल सकता है कि रूट दो बाई एक लिख देंगे फिर, और इसको बोल दिए कि ये पी है और ये क्यू है। हैंड रेज करना है, किसको लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए? हैंड रेज। हमने रूट दो को रूट दो बाई वन कर दिया, और ऊपर वाला को पी बोल दिए, नीचे वाला को क्यू बोल दिए, तो इसको तो परिमेय हो जाना चाहिए। हैंड रेज करना है, क्या ये परिमेय है फिर? नहीं है तो क्यों? और कोई? रूट दो बाई एक कर दिए, तो क्या ये परिमेय बन गया पी बाई क्यू लिख देने से? बताओ ज्योति। रूट दो का फिक्स वैल्यू नहीं है, ये सही उत्तर नहीं हुआ अभी तक। रूट दो का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि फिक्स वैल्यू नहीं है, रूट दो का फिक्स वैल्यू है। रूट दो अपने आप में एक फिक्स है। रूट दो एक वैल्यू है और अपने आप में एक फिक्स वैल्यू है ये। रूट दो, जैसे पांच को पांच कह रहे हैं, वैसे ही रूट दो को रूट दो कहेंगे, ये एक फिक्स वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि रूट दो हिला हुआ है। ठीक है ना, इसका दिमाग हिला हुआ है, नहीं नहीं। रूट दो अपने आप में एक फिक्स नंबर है, फिक्स वैल्यू है। फिक्स से क्या कहना चाहती हो? फिक्स मतलब कैसा फिक्स कहना चाहती हो, बताओ। बताओ ऋषु तुम। पॉइंट से भी मतलब सही उत्तर नहीं, तुम बताओ पारुल। हाँ, रूट दो ऊपर हम पी बाई क्यू तो लिख दिए, लेकिन पी और क्यू का डिफिनेशन क्या था कि हैं? नहीं, वही नहीं हुआ रूट दो बाई एक लिखने से, वही तो बात क्या आ गया ना, कि परिभाषा में ये है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक बोलेंगे माइनस एक, माइनस तीन, माइनस दो, चाहे जीरो, एक, दो, तीन, इन सबको पूर्णांक बोला जाता है। रूट दो क्या इनमें आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ये नहीं है, नहीं तो ऐसे तो पी बाई क्यू के रूप में लिख के बता ही दिए कि ऊपर वाला पी है, ये नीचे वाला क्यू है। तो ऐसे काम नहीं हुआ, परिभाषा को ये नहीं बोलेगा कि पी का वैल्यू रूट दो ले लो, पी का वैल्यू रूट दो ले ही नहीं सकते हैं। परिभाषा में ही दिया गया है कि पी का वैल्यू रूट दो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? इनमें से कोई हो गया। ठीक है, दशमलव का भी नहीं होगा। दशमलव वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ पूर्णांक जो बच्चा लोग गिनती गिनता है ना, एक दो तीन चार, उसका उल्टा कर दो और जीरो को भी ले लो। यही सब। और साथ में एक और कंडीशन रहता है कि पूर्णांक तो रहना ही चाहिए पी क्यू। नीचे वाला क्यू अगर सिर्फ पूर्णांक बोल देंगे तो सब चीज आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला में से उस जीरो हटा दिया जाता है कि उसमें जीरो नहीं रहना चाहिए नीचे में, है ना। तो दो कंडीशन को याद रखना होता है परिमेय संख्या के लिए, कि नीचे वाला पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, ऊपर वाला पूर्णांक में से सब पूर्णांक, लेकिन नीचे वाला पूर्णांक में से सब पूर्णांक नहीं है, जीरो को हटा करके। तो ये उत्तर नहीं है कि रूट दो फिक्स नहीं है, रूट दो फिक्स है। ठीक है, दशमलव में नहीं बोल सकते हैं वो अलग बात है। दशमलव में चाहे वैसे नहीं बता सकते हैं कि कितना उसका वैल्यू है, दशमलव में निकालेंगे तो फिक्स नहीं नंबर आएगा। लेकिन ऐसे ये फिक्स है, रूट दो वास्तविक संख्या है और एक फिक्स नंबर है। ठीक है ना।
और जो दूसरा बात था कि पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं, नहीं, इसको पी बाई क्यू के रूप में पूरा पूरा सिर्फ बटा में लिखने से काम नहीं होता है कि ऊपर लिख दिए नीचे लिख दिए। दोनों पूर्णांक होना चाहिए परिमेय के लिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है दोनों, तो फिर वो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ठीक है ना? हाँ बोलो। हाँ तो √2/1 अपरिमेय ही है। इसका हाँ तो ठीक है, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर √2/1 तो अपरिमेय ही है। ऐसा नहीं है कि उसको बटा में लिख देने से उसका अपरिमेय वाला रूप हट गया। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये अपरिमेय ही है। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्वेश्चन ये था कि ये परिमेय क्यों नहीं है। बात ये है कि √2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। अगला एक हम लोग के पास इंपॉर्टेंट नंबर आता है पाई। पाई का बताओ, क्या पाई एक परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय है? क्या? सिद्ध करते हैं, अभी हम लोग करेंगे सिद्ध। अभी सिद्ध पे आते हैं, अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए अभी। पाई बताओ, पाई क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय है? परिमेय है। कैसे परिमेय है, कौन बता रहा है परिमेय? चाहे आप दोनों ही लोग ही बता सकते हो। ऐसे मैं समझा रहा हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन होगा इसमें, मुझे पता है। पाई जो है परिमेय है कि अपरिमेय है? ठीक है, पाई कैसी संख्या है बताओ लोग, परिमेय है कि अपरिमेय है? कम से कम याद तो रखी होगी लोग ना। समझा रहा हूँ बाकी चीज। कैसे अपरिमेय है? देखो, पाई का क्या है, हाँ पी बटा क्यू के रूप में लिख देते हैं, 22/7, यही ना? क्या बोल रही हो पारुल? सही बात है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जो 22/7 किए हैं, ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर किसी ने 22/7 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या है। और इसका दशमलव तुम निकालोगी तो बहुत अनंत तक नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अनंत तक नहीं जाएगा, अनंत तक जा भी सकता है, लेकिन जाएगा तो रिपीट करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अपरिमेय का क्या होता है कि जब दशमलव में जाता है तो कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता है, अशांत अनावर्ती हो जाता है। 22/7 को जब भाग देंगे तो ये भी अनंत तक जाएगा तो, लेकिन अपने आप को क्या कर देगा, ये रिपीट कर देगा। ठीक है ना, आवर्ती हो जाएगा ये। तो ये चीज इसका अंतर होता है। तो 22/7 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही 3.14 लिख दिए, ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी शांत है ना? शांत हो गया। और रिपीटेशन तो डाल देंगे तो भी परिमेय ही हो जाएगा, जैसे कि 2.3 पे रिपीट डाल दिए तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन कोई चीज ऐसा है जो दूर तक दशमलव के बाद भी जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं मार पा रहा है, वो अपरिमेय होता है। और उसी चीज को सिंबल के रूप में क्या लिखते हैं? पाई, प्रतीक है। ठीक है, पाई जो है एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? 3.14 और पता नहीं कितना आगे तक जा रहा है, उसी को प्रतीक में क्या लिख दिया गया? पाई। ठीक है, बात समझ में आया? और ये पाई आया कैसे था, ये भी बता देते हैं कि पाई आया कैसे था। पाई यहां से आया था, ये जो अपना वृत्त होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है? पी बराबर, इसका मान लेते हैं परिधि 2 पाई आर। ये पी बराबर 2, इसको पाई डी भी लिख सकते हैं ना, पाई इंटू व्यास का लंबाई D2R होता है ना, लिख सकते हैं। तो पाई बराबर क्या हो गया? P/D, यानी कि परिधि की लंबाई बटा में
व्यास की लंबाई। तो जब इसको भाग दिया जा रहा था ना किसी भी वृत्त का परिधि और व्यास को से, तो भाग का जो नंबर आता था कभी फिक्स आता ही नहीं था। बात समझ आ रही है? एग्जैक्ट नहीं आता है। चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, भिन्न में भी नहीं बदलता है, पी बाई क्यू के रूप में। ये मत बोल देना कि ये तो पी बाई क्यू के रूप में लिख तो दिए हैं कि पी भी कुछ है डी भी कुछ है। वो हम ऐसे ही लिखे हैं, भाग देते हैं लोग को। मतलब कि किसी भी कोई नंबर है और उसको 5/7 करके भाग दिए तब तो फिक्स ही आ जाएगा ना। या तो रिपीट कर जाएगा या तो फिक्स आ जाएगा। हाँ, तो ये नहीं बोल देना है कि आपने इसको पहले ही तो पी बाई डी के रूप में लिख दिए हैं, पी बाई क्यू के रूप में। और यहाँ पे पी परिधि है, ठीक है, परिधि बोल रहा हूँ मैं। तो वो बात नहीं है। बात ये है कि इसका अनुपात कभी भी फिक्स एक नंबर आ ही नहीं पाता था। उसका अनुपात जब भी निकालते हैं तो वो अनंत तक जाते रहता है। उसी को हम लोगों ने एक अपरिमेय संख्या ले लिया। अनंत तक जाते रहता है, रिपीट भी नहीं मारता है। समझ में आया ना? तो उसी पाई को हम लोगों ने ऐसे लेके रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो ये अपना हो गया। हाँ, क्या बोल रही हो? अभी वो आगे आएगा, अभी आगे आएगा, ठीक है ना, इसी चैप्टर में आएगा। अगला क्लास में उस चीज को देखेंगे लोग। आसान धनावर्ती यह है, उस पर प्रमेय है, वो अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो जस्ट मैं मेरे को ऐसे ही बता रहा था, मेरे को याद लगा था तुम लोग को क्या पता, थोड़ा सा पता होगा। अभी इसी चैप्टर में आगे वो आएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं लोग। जो अपना बात है प्रूफ करने का, कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या क्यों है। सबसे पहली बात, अपरिमेय संख्या प्रूफ करने से पहले दो तीन चीज हम लोग उपयोग करने वाले हैं, उस चीज को समझ लेते हैं लोग। किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। सारा तरीका हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ हम लोग को दो तरीका जानना है। दो तरीका के बारे में जान लेते हैं। पहला तरीका ये हो जाता है, क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को साफ साफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ जो है वही है। और दूसरा तरीका क्या होता है, उसको विरोध कर करके बताना। ठीक है ना? मान लो कि हमारा हमने दुनिया में जितने भी पुरुष हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक स्त्री और एक क्या चीज है? पुरुष। ठीक है। अब ये अलग बात है, कुछ लोग होते हैं भाई कि वो ना स्त्री भी है ना पुरुष भी है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है। अभी हम उस जो ट्रांसजेंडर वाला कैटेगरी होता है ना, उसको हम लोग अभी नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ कितना लेके चल रहे हैं? दो कैटेगरी। जो भी लोग हैं या तो पुरुष हैं या तो क्या हैं, स्त्री हैं। अब प्रूफ हमको करना होगा कि कोई एक सामने आया, ठीक है, हम बोले कि ये क्या चीज है, पुरुष है। ठीक है ना, बोला गया कि भाई ये पुरुष है। हमने इसको एग्जाम्पल के लिए लिया कि ये पुरुष है। अब हमको पता चल हमको अब कोई सामने आया, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि वो पुरुष है कि स्त्री है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कल्पना किया कि ये क्या चीज है, पुरुष है। ठीक है। मैंने क्या किया, कल्पना किया कि ये पुरुष है। और मेरे को पहले से पता है कि दुनिया में सिर्फ क्या चीज हो सकता है, या तो स्त्री या तो पुरुष। और मैंने अपना कल्पना किया कि ये पुरुष है। अब कल्पना ही तो की है ना, तो उस कल्पना को प्रूफ करेंगे कि नहीं कि ये पुरुष है? करेंगे ना। तो जो भी पहचान है एक पुरुष के होने की, हमको पता है कि पुरुष का क्या क्या गुण होते हैं। हम पहचान करेंगे, उसका पता लगाएंगे कि इसमें पुरुष वाला गुण है कि नहीं है। पता चला कि इसमें पुरुष वाला गुण है ही नहीं। ठीक है। क्या पता चला कि इसमें पुरुष वाला गुण नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति स्त्री हो जाएगी, है ना। अब वो पुरुष नहीं है, क्या हो गई, स्त्री। क्योंकि दुनिया में तो दो ही तो लोग हो सकता है, या तो पुरुष या तो स्त्री। ये हमारी पहली मान्यता थी। मान्यता नहीं थी, वो हम जानते थे। मान्यता क्या थी, कि हमने इसको मान रखा था कि ये क्या चीज है, पुरुष है। हमने पुरुष का गुण मिलाया, पुरुष का गुण मिला ही नहीं। ठीक है। तो अब पुरुष का गुण नहीं मिला तो हम इसको क्या बोल दिए कि ये स्त्री है। अब हमको स्त्री को क्यों नहीं मैच किए, क्योंकि हमको स्त्री का गुण पता ही नहीं था। लेकिन ये हमको पता था कि स्त्री होती तो है। बात समझ में आया ना, कि दो चीज है। हमको स्त्री का गुण पता ही नहीं था कि स्त्री कैसी होती है, क्या होती है। मेरे को पुरुष का गुण पता था, तो मैंने पुरुष का गुण मैच किया। मैच हुआ ही नहीं।
तो मैं क्या बोल दिया कि ये स्त्री है। तो होगी कि नहीं ये स्त्री? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि स्त्री है? इसमें कोई गलती हो सकता है क्या इस प्रूफ में? इसमें गलती हो ही नहीं सकता है। इसी को क्या बोला जाता है गणित के भाषा में? विरोधोक्ति द्वारा क्या चीज है? उपपत्ति। ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाता है? विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। विरोध उक्ति हम विरोधाभासी उक्ति दिए हैं। क्या विरोधाभासी उक्ति दिए हैं? हम मान लिए हैं कि हम पुरुष के बारे में जानते थे। हम मान लिए हैं कि ये पुरुष है। हमारे पास जो भी लोग आएगा, हमको जांच करना है कि वो स्त्री है कि पुरुष है। हमको पुरुष के बारे में पता है, हम यही जांच करेंगे कि वो क्या चीज है, पुरुष है कि नहीं। ठीक है। अगर हम जांच करेंगे और हमको पता चल गया कि ये पुरुष है, तो पुरुष है। और पता चला मेरे जांच में कि वो पुरुष है ही नहीं, तो क्या है? स्त्री है। क्योंकि वही बची, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? दो ही कैटेगरी था, हमने तीसरा कैटेगरी तो लिया ही नहीं था। बात समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब वही हम लोग काम यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोगों को जब रूट दो को प्रूफ करना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, हमको किसके बारे में पता है? परिमेय के बारे में पता है। ठीक है ना? हमको परिमेय के बारे में पता है। वास्तविक संख्या है रूट दो, इसमें कोई शक है क्या? नहीं है। हर वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटते हैं, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। और हमको परिमेय के बारे में पता है, ठीक है ना, कि परिमेय ऐसा होता है। हम ये चेक करेंगे कि जब परिमेय का गुण पता है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये परिमेय है। और पता चला कि परिमेय है ही नहीं, तो फिर हम क्या कर देंगे? यह अपरिमेय है। तो परिमेय का क्या गुण है बताओ? हाँ, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, यही गुण है ना? और तो कोई गुण है नहीं। तो इसी गुण का प्रयोग करेंगे। और आगे में हम एक और चीज का प्रयोग करेंगे जो कल परिमेय पढ़ाए थे, उस परिमेय का प्रयोग करेंगे। और अभी जो मैंने विरोधोक्ति का बताया, उसका प्रयोग करेंगे। ये हम प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय नहीं है। ये मत पूछना कि ये अपरिमेय कैसे है। ये नहीं पूछ सकते, मेरे को पता नहीं है कि ये अपरिमेय कैसे है। यहाँ तक किसी को नहीं पता है कि यह परिमेय कैसे है। सिर्फ सबको ये पता है कि ये परिमेय नहीं है। ठीक है ना? तो ठीक है। अब इस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम लोग बताएंगे कि ये परिमेय नहीं है। तो एक तो ऐसे ही बोल रहे थे लोग कि भाई रूट दो बटा एक किए, रूट दो पूर्णांक नहीं है, तो हम बोल दिए कि ये पूर्णांक ही नहीं है, तो परिमेय कैसे होगा? है ना? एक तो वो भी कर रहे थे लोग ना। जब मैंने बोला था कि रूट दो परिमेय है, तो हम लोग क्या बोले थे कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख के देख लो। तो पी बाई क्यू के रूप में लिख तो दिए थे, लेकिन लिखने के बाद पता चला था कि रूट दो क्या है, पूर्णांक है ही नहीं। तो जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं है। एक तो ये था तरीका, लेकिन इस तरीका के अलावा चेक करेंगे। ठीक है ना? ये तो नॉर्मल ऐसे ही तरीका है। देखते हैं लोग कैसे इसको करते हैं। क्या करेंगे कि रूट दो को हम लोग क्या मानेंगे कि एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। हमने ये मान लिया कि रूट दो कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना? लिख लेते हैं। इसको क्या लिख दिए हैं? आर बाई एस के रूप में लिख दिए हैं। हमारा पी का वैल्यू क्या है? आर है, और क्यू का वैल्यू क्या है? एस है। ठीक है। हमने रूट दो को परिमेय माना, जब परिमेय माना तो आर बाई एस के रूप में लिख दिए, यानी कि हमने पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। और जब परिमेय है तो आर और एस क्या चीज है? पूर्णांक है, भूलना नहीं है। आर और एस क्या चीज है? पूर्णांक है। और पूर्णांक के बारे में तो हमको पता है ना कैसे होता है। बहुत अच्छे से मालूम है हमको कि पूर्णांक क्या होता है, वन टू थ्री वो सब होता है। रूट दो क्या है? पता नहीं कौन सा चीज है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब रूट दो को हम परिमेय माने, तो हम इसको आर बाई एस के रूप में लिख ही दिए। और ये भी हमको पता है कि आर और एस पूर्णांक है, तो हमको पता है कि पूर्णांक क्या होता है। एक दो तीन चार, ऐसा ही तो कुछ होगा ना? हाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आर बाई एस तो लिखे हैं। जैसे कि मान लो कि 6 बटा
10 भी हो सकता है, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या ही है ना। लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉमन है, कटाने पर क्या बन जाएगा, 2 बटा, नहीं 3/5। तो हमको शक है कि हो सकता है कि इसमें भी कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन होगा ना तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या है, प्रूफ करने के लिए इसका कॉमन चीज को हटा देते हैं। इनका जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको खत्म कर देते हैं। 6 का गुणनखंड में भी 3 था, मतलब कि 2 था। और 10 के गुणनखंड में भी 2 था, 2 2 काट दिए, ऊपर में 3 बच गया था, नीचे में 5 बच गया था। वैसे ही हो सकता है कि आर और एस के गुणनखंड में भी कुछ कुछ क्या हो, कॉमन हो। तो कॉमन हो तो कॉमन को पहले बोलते हैं कि तुम गायब हो जाओ। तो हमने जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको खत्म कर दिया, और उसको कटा के हमने क्या बना दिया, A/B। ठीक है, क्या बना दिया, A/B। जो भी उभयनिष्ठ था उसको कट गया, उभयनिष्ठ जब कट गया तो A/B बन गया। ठीक है ना। अब बताओ ए और बी में कोई भी चीज उभयनिष्ठ है क्या, जो दोनों में आती हो, सिर्फ क्या चीज उभयनिष्ठ है बताओ, एक। क्योंकि ए और बी कैसी संख्याएं होंगी आपस में, यानी आपस में क्या ये दोनों अभाज्य हों ये जरूरी है। एक 3 हो सकता है, एक 10 हो सकता है ना। तो क्या 3 और 10 दोनों अभाज्य है, नहीं है ना, अभाज्य नहीं है। लेकिन फिर भी 3 और 10 में कॉमन सिर्फ क्या बचा है, एक। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 और 10 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। जो कॉमन होता है वही तो HCF आता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग दे सके। एक ही है जो दोनों में भाग दे सकते, और क्या ही भाग दे देगा। तो इनको क्या बोला जाता है, इनका एक अलग से ये होता है, जब दो संख्याओं का, जब उनका HCF एक आता है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो उनको क्या बोला जाता है, सह अभाज्य। क्या बोला जाता है, ठीक है। सह अभाज्य का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों आपस में क्या है, अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब ये नहीं है कि जो दोनों है वो क्या है आपस में, अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि दोनों का जब HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है ना। तो हमने दोनों को कटा दिया है, और जब दोनों का कॉमन कटा दिया था, हो सकता है कि आर और एस में कुछ कॉमन होगा। लेकिन कॉमन को जब कैंसिल कर दिए, तो हो सकता है कि पहले ये जो, पहले ये क्या था, पहले मान के चल रहे हैं कि ये 6/20 था। तो उसी को हमने कटा के क्या कर दिया है, अब 3/10 कर दिया है। ठीक है ना, कि अब कुछ भी इनमें कॉमन है ही नहीं। बात समझ में आया। अब हम लोगों ने ये इसी बात को एकदम ध्यान रखना है, हमने क्या बना दिया है, हमने ये अभी तक हमने ये क्लियर कर लिया है, हमने ये इंश्योर कर लिया कि √2 हम मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। और उसको हमने जब P/Q के रूप में लिखा, फिर उसके कॉमन को कटा दिए, तो ए और बी एक ऐसा सअभाज्य संख्या बन गया है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिर्फ कॉमन भी है तो सिर्फ क्या कॉमन है, एक। अब हमको यही प्रूफ करना है कि नहीं, एक के अलावा भी इसमें कुछ कॉमन है। अगर परिमेय संख्या √2 है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए ना, ए बी में नहीं होना चाहिए। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इनके बीच में कुछ कॉमन है, तो जो हम मान के चल रहे थे वो गलती हो गया ना सब। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, स्टेप। जो जैसे कि 6/20 एक परिमेय संख्या थी, कोई भी, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्या 6/20 है और उसका कॉमन कैंसिल कर दिए, तो अब 3/10 बचा है। अब इसमें कुछ भी कॉमन तो नहीं है ना। तो वैसे ही √2 को हम परिमेय संख्या कुछ माने थे कि कोई परिमेय संख्या होगा। तो जब परिमेय संख्या होगा तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने R/S के रूप में लिख दिया। और उसमें हो सकता है कुछ कॉमन भी होगा जब लिखे हैं तो पहले हम उसका कॉमन हटा दिए, और उसको हम A/B के रूप में कर दिए। अब और ए और बी में तो अब कोई कॉमन नहीं है ना, क्योंकि कॉमन को काट कुट कर दिए, जैसे 6/20 में का किए थे, 3/10 कर दिए थे। वैसे ही √2 को क्या बना दिए, A/B। अब √2 एक परिमेय संख्या है, इसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं।
और जब ए बाई बी में लिखे हैं तो ए और बी में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात ना? अब हम लोग को सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इनमें कॉमन है, और वो प्रूफ हो जाएगा। उसी को देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? आगे का स्टेप देखते हैं लोग, ध्यान देना। हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, ए बराबर बी रूट दो। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल सा गणित है। आगे और कर दिए, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुना दो। इसका मतलब क्या पता चला, इसकी इस स्टेटमेंट को देख के क्या पता चलेगा, कौन बताएगा, हेमरेज? इसका मतलब क्या पता चला है? हमने ए स्क्वायर का क्या किया है, गुणनखंड किया है। और ए स्क्वायर के गुणनखंड में क्या, कौन सी नंबर आया है, ये 2 आया है। ऐसा ही है ना ये, ए स्क्वायर एक नंबर है, उसका गुणनखंड किया गया है, और उसके गुणनखंड में क्या आया है, बी स्क्वायर गुना 2। तो 2 एक गुणनखंड हो गया ना ए स्क्वायर का। नहीं है क्या, बताओ? ए स्क्वायर का गुणनखंड नहीं है 2? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि ए स्क्वायर का गुणनखंड नहीं है 2, कि 2 होगा? होगा, सिंपल सा चीज है। इस हम लोग गुणनखंड ऐसे ही तो करते हैं कि भाई यहाँ पे 20 है, उसका गुणनखंड निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना 5, यानी कि 2 के पावर स्क्वायर गुने 5, यानी कि बीच का गुणनखंड क्या है, 2 2 और 5। तो 2 हो गया और 5 हो गया। वैसे ही कोई ए स्क्वायर होगा, कोई एक नंबर होगा ए स्क्वायर, उसका जो गुणनखंड किए हैं तो उसमें क्या आया, बी स्क्वायर और 2। यानी कि ए स्क्वायर को 2 क्या कर सकता है, पूरा पूरा भाग दे सकता है? नहीं दे सकता है ए स्क्वायर को 2, क्योंकि गुणनखंड है भाई। जो 2 है ए स्क्वायर का गुणनखंड है। जो भी गुणनखंड होते हैं, जिनका गुणनखंड होते हैं, उनमें भाग पूरा पूरा दे सकते हैं कि नहीं? पूरा पूरा भाग देते हैं। तो 2 से तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा ए स्क्वायर में। और हमने पिछला पढ़ी में क्या पढ़ा था, कि अगर ए स्क्वायर में कोई एक अभाज्य संख्या 2 भाग दे रही है, तो वो किस में भाग दे देगी, ए में भी। इसका मतलब क्या पता चला, कि ए का एक गुणनखंड क्या हो गया, 2। बात समझ में आया? यहां तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, कि ए का गुणनखंड हमने निकाल लिया कि 2 है। ए का एक गुणनखंड हमने पता कर लिया कि 2 है। जैसे ही हमने इसको ऐसे माना है, उसके बेसिस पे हमने क्या पता कर लिया, कि ए का गुणनखंड एक क्या है, 2 है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अगर डाउट है, पूछ सकती हो लोग क्वेश्चन, तो पूछ लो। नहीं पूछोगे लोग तो समझ में नहीं आएगा। ए का गुणनखंड हमने निकाल लिया, और ए का गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। हमको ये पता चल गया कि ए का एक गुणनखंड है 2। अब मेरे को ये बताओ कि किसी संख्या का गुणनखंड है 2, ठीक है, ए, ए का गुणनखंड क्या है, 2। तो हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं, ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बराबर 2 गुना कोई संख्या सी। भाई ए का गुणनखंड है, ए का गुणनखंड है 2, तो ए बराबर 2 गुना सी नहीं लिख सकते हैं? सी, सी क्या है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे, कोई नंबर होगा, कोई पूर्णांक पूर्णांक ही होगा। बस मैंने बताया है। जैसे कि मान लो कि अपने पास यहाँ पे ये एक नंबर है 30, 30 का गुणनखंड क्या होगा बताओ, 2 गुना 3 गुना 5। मेरे को पता चल गया कि 30 का गुणनखंड एक 3 है। तो हम 30 बराबर 3 गुना सी नहीं लिख सकते हैं। अब सी का वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा तो 10 होगा, 5 गुना 10।
अगर हमको पता चल गया कि 30 का गुणनखंड है 3, तो 30 में से 3 गुना कोई नंबर लिख सकते हैं ना। तो जैसे ही हमको पता चल गया कि ए का गुणनखंड 2 है, तो ए बराबर 2 गुना सी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 गुना बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बी नंबर है पहले से। ठीक है ना, हम एक अलग नंबर ले ले रहे हैं, क्योंकि बी हमने पहले से एक उपयोग कर रखा है। ए और बी को छोड़ के कोई और नंबर नाम ले लेते हैं। बी को ले लेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझने में। हम लोग बी की जगह पे क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं, कोई एक और नंबर। ए बराबर क्या हो गया? 2c। कोई दिक्कत? सिर्फ इतना हम लोग को ये देखना है कि ए का एक गुणनखंड में क्या आ गया है? 2 आ गया है। ठीक है ना, तो हमने ए बराबर 2c लिख दिया। अब ए की जगह पे 2c लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा। ए की जगह पे 2c, पहला इक्वेशन में ए बराबर 2c कर देते हैं, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और इधर में बी स्क्वायर गुना 2। पहला समीकरण में ए बराबर 2c लिख दिए, तो ये क्या आ गया? 4c² बी गुना बी स्क्वायर गुना 2। दो दो कट जाएगा। फिर से वही सिचुएशन बन गया क्या, कि बी स्क्वायर के गुणनखंड में क्या चीज आ रहा है? 2c² नहीं, बी 2 आ गया बी स्क्वायर के गुणनखंड में। और जब बी स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आया है, तो 2 किसके गुणनखंड में भी आया होगा? बी के गुणनखंड में भी आया होगा। ये कहाँ से पता चला? जो हमने कल पढ़ी में पढ़ा था, वही है ना। 2c² को 4c², नहीं 2c² है तो उसको जब ये किए तो 4c² हो जाएगा ना। क्या बोल रही हो? क्यों? क्योंकि ये पहला इक्वेशन को पुट किए हैं, पहला इक्वेशन में ए का मान रख दिए हैं, a² बराबर b² गुना 2 में। अब देखो, दिख गया प्रॉब्लम। हम क्या मान के चले थे? √2 को r/s लिए थे, और उसको काट कूट करके a/b किए थे, और ये क्या मान के चले थे कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अभी क्या हो गया? ए और बी में क्या चीज कॉमन आ गया? 2। हो गया ना कांड। यही है इसका परिमेय का प्रूफ। इसमें अगर कोई डाउट लग रहा है तो बताओ लोग, एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। देखो, हाँ ए ए माने क्या है? ए ही तो 2c है। शुरू से रिपीट कर रहे हैं, देखना, फिर क्वेश्चन आएगा तो बताना। क्वेश्चन दिमाग में रखो, अगर नहीं सॉल्व होगा मेरे बोलने के बाद तो फिर पूछना। √2 है अपने पास एक नंबर। हमको पता नहीं था कि ये अपरिमेय संख्या है, हमें पता नहीं है। हमको तो परिमेय के बारे में पता है कि परिमेय क्या होता है। हमने मान लिया कि ये परिमेय है, कि ये √2 क्या है? परिमेय है। जैसे हमने, हमारे पास कोई भी आ रहा था, हम क्या मान ले रहे थे? वो क्या है? पुरुष है। ठीक है, और फिर चेक कर रहे थे कि उसमें पुरुष का गुण है कि नहीं। नहीं है, अगर पुरुष का गुण तो वो स्त्री हो जाती थी। तो वैसे ही हमारे पास एक नंबर आया है, हमको पता नहीं है कि √2 क्या है, हम उसको क्या मान लिए? परिमेय है। तो जैसे ही माने कि परिमेय है, तो हमने उसको r/s के रूप में लिख लिया, है ना, p/q के रूप में। और r/s कैसी है संख्या? इसमें पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है, r भी पूर्णांक है, s भी पूर्णांक है। लेकिन जब परिमेय में पूर्णांक लिखते हैं लोग, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। पहला काम ये करना है कि हमको कॉमन को हटा देना है, कट कट करके, है ना, ऊपर नीचे से। कॉमन को हटाएं, और √2 को ए बी में बना दिए। इसका मतलब क्या हो गया, कि अब √2 को जब हमने ए बी के रूप में लिख लिया, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, हमने ये मान लिए कि √2 में ए और बी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये परिमेय है, तो उसको कट करने के बाद √2 बराबर ए बी कर दिए, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या सच में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है कि है। ये अब हम लोग को चेक करना है, क्योंकि अभी अभी तक तो बात सिंपल थी, कि √2 को परिमेय माने r/s, कॉमन कैंसिल किए, √2 को a/b में लिख दिए, और हमारे पास ये हो गया कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये सब तो हमारी कॉमन नहीं है। ये तो तभी तक हो सकता है ना, जब √2 वास्तव में क्या चीज हो?
परिमेय हो, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि रूट दो परिमेय है कि नहीं। वो तो अभी हम चेक करेंगे। अगर इसमें हम माने हैं जो चीज कि इसमें कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो क्या मान लेंगे कि रूट दो क्या है? परिमेय संख्या है। हम अगर इसमें हमको परिमेय के बारे में पता है, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो हम क्या मान लेंगे कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हमको कॉमन मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, अरे इसमें तो आदमी वाला गुण ही नहीं है, रूट दो क्या है? औरत है, यानी कि अपरिमेय है। बात समझ में आया? तो आगे करते हैं हम लोग इसका काम ये चेक करने के लिए क्या सही में इसमें कुछ भी कॉमन है कि नहीं है। सिंपल सा गणित लगाएंगे लोग, गणित पढ़े हैं लोग, गणित लगाएंगे। ए बराबर बी रूट दो कर दिए, फिर स्क्वायर कर दिए। ए बराबर बी रूट दो कर दिए, फिर स्क्वायर किए, तो ये बन गया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुना दो। हमको इससे क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर एक संख्या है, उसका गुणनखंड किया गया है। देखने से ऐसा ही दिख रहा है कि ए स्क्वायर एक संख्या है जिसका गुणनखंड किया गया है, उसके गुणनखंड में दो को नंबर आया है, बी स्क्वायर गुना दो। बी स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? दो से। हमको क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर के गुणनखंड में क्या आ गया है? दो आ गया है। हम उसको याद रखेंगे कि ए स्क्वायर के गुणनखंड में दो आया है। हमको पहले पता है कि ए स्क्वायर के गुणनखंड में अगर दो आया है तो पक्का ए में भी क्या होगा? दो होगा। कोई इसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो पीछे का परिमेय था, हमने पढ़ा था, है ना? दो एक अभाज्य संख्या है ना। जब भी अभाज्य संख्या पहले में रहती है तो उसका पावर कितना भी कर दे तो उसमें भी रहती है। तो अगर ए स्क्वायर में दो आया है, आसमान से तो प्रकट हुआ नहीं होगा, पक्का वो ए में भी होगा, तभी तो स्क्वायर करने में भी रह गया है ना। तो ए में दो है, हमको ये पता चल गया कि ए में दो है। जब हमको पता चल गया कि ए में दो है तो ए का गुणनखंड करेंगे अब हम ए कौन सा नंबर है हमको वास्तव में तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ए के गुणनखंड में क्या चीज है? दो है। तो हम ए का गुणनखंड किए, बोले दो गुना सी। पता नहीं ए कोई नंबर होगा तो सी भी कोई नंबर होगा। बस इतना पता है कि सी ऐसा है कि उसमें दो से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमको पहले से पता चल गया है कि ए में दो है ना। अगर हमको नहीं पता रहा था, मान लो कि यहाँ पे जो 30 किए थे, इसको देखो ध्यान से। हमको 30 का पता था कि 30 में 3 है, तभी तो 30 बराबर 3 गुने सी लिखे थे ना। क्या कोई ऐसा आके बोल सकता है 30 बराबर 7 गुने कोई नंबर सी? बताओ, अब सी तुम कुछ भी कर लोगी तो 30 बनेगा? अगर 30 बराबर 7 गुने सी कर दिए तो सी कुछ भी कर देंगे तो 30 बनेगा? नहीं बनेगा। अब कोई आके बोलेगा कि आप सी बराबर 2/7 कर दीजिए, 7 7 कटे जाएगा, हो तो गया। अरे उसको नहीं, बटा में नहीं लिखना है, सब क्या चीज है यहाँ पे, ABCD सब एक पूर्णांक है, ठीक है ना। सब चीज क्या चीज है इसमें, ABCD सब क्या है? पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ रही है ना? भाई ऊपर में A B ये सब पूर्णांक ही तो था। कोई दशमलव वाला नंबर हम लेके चल रहे हैं क्या इसमें? नहीं लेके चल रहे हैं, तो दशमलव वाला और बटा में का कहाँ से ला देंगे? ना तो बटा ला सकते हैं ना तो दशमलव ला सकते हैं। तो हम 30 बराबर 7 गुने कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हमको पहले से पता होना चाहिए, यहाँ पे जो भी अभाज्य संख्या लिख रहे हैं ना, 7 गुना, हमको पता होना चाहिए क्या 30 के अभाज्य गुणनखंड में सही में 7 आता भी है? नहीं आता है, कैसे लिख देंगे हम? नहीं लिख सकते हैं। तो हमको पता चल गया था कि ए के अभाज्य गुणनखंड में दो आता ही आता है, इसीलिए हमने ए बराबर क्या लिखा, दो गुना सी। इसीलिए ए का नाम ए बराबर क्या हो गया, टू सी। जैसे ही ए बराबर टू सी हो गया, जैसे ही ए बराबर टू सी हो गया, तो हमने इसी पहला इक्वेशन में ए का वैल्यू टू सी रख दिया, टू सी का होल स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन, टू सी का होल स्क्वायर, इधर में बी स्क्वायर गुना दो, उसको सॉल्व किए तो दो का स्क्वायर किए तो चार और सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया। फिर इधर से के दो से इधर का चार काटा तो दो बच गया, तो ये वाला आ गया, टू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। फिर वही खेल शुरू हो गया कि बी स्क्वायर के गुणनखंड में क्या आ गया है, दो आ गया है, तो बी में भी दो आएगा। अब देखो, तो ए में भी दो हो गया, बी में भी दो हो गया। जो पहले लेके चले थे कि रूट दो को जब ए बाई बी कर दिए हैं, ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा
जो हम मान के चल रहे थे वो तो गलत हो गया ना। दोनों में कॉमन आ गया। यही होता है इसका प्रूफ। समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट है? कुछ भी अगर दिमाग में अब डाउट आ रहा है कि कैसे क्या, कुछ भी खुरापाती, तो बताओ कि इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर में ऐसे ही प्रूफ होता है, चाहे रूट 3 हो चाहे कुछ भी हो। दो तरीका हम लोगों ने देख लिया, एक ये और एक वो। दो तरीका। इसको रट भी जाना है, याद नहीं भी रहता है तो रट भी जाना है, ठीक है ना? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मान के चलो। ठीक है। हम्म। लेकिन मैंने बहुत समझा दिया है। बहुत रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ कुछ पॉइंट होगा, हो सकता है स्टेप्स कुछ भूल जाए। दिमाग में रहती है, उतर जाती है स्टेप्स। लेकिन कम से कम समझ में आ रहा है ना कैसे हो रही है चीजें। क्या तरीका है प्रूफ करने का, क्या तरीका है विरोधोक्ति द्वारा उक्ति। हम लोग को नहीं पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। हमें नहीं पता है। हमें ये तो पता है कि परिमेय क्या होता है। तो हमने परिमेय का परिभाषा इस पे चिपका दिया और चेक कर रहे हैं कि क्या परिमेय का गुण सेटिस्फाई हो रहा है। पता चला हो ही नहीं रहा है परिमेय का गुण सेटिस्फाई। हमने परिमेय के लिए ए बाई बी के रूप में लिखा, और ये हम देख रहे थे कि ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए और बी में तो कॉमन आ गया। अगर वास्तव में परिमेय होता तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता ना। अगर इसमें कॉमन नहीं आता तो हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या चीज है, परिमेय संख्या है। लेकिन कॉमन आ गया, गलती हो गया जो माने थे। परिमेय संख्या के बारे में जो होता है वो चीज हम माने थे, वो गलती हो गया। है ना? ये इसका तरीका होता है प्रूव करने का। फिर भी इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ लोग। इसको बोलते हैं विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। प्रूफ बाई कंट्रडिक्शन, विरोध करके प्रूफ करेंगे। किसी चीज को पता करना है कि क्या वो वही है, तो ये तो हमको डायरेक्ट पता हो उसके बारे में कि हाँ वो वही है। और अगर हमको पता नहीं है कि वो वही है। हाँ बोलो। हम्म। अंक मान करके एग्जैक्ट करेंगे तो कुछ कुछ है, जैसे कि एग्जैक्ट अंक में तो ये हो नहीं पाएगा ना, मतलब कि प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, अगर एग्जैक्ट अंक लेके चलेंगे तो। देखते हैं लोग, थोड़ा सा मान लो ट्राई।